प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट। जापानी पीएम साने ताकायुची के साथ फोन पर बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने ताकायुची को नए पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए लक्ष्यों पर चर्चा की गई है। दोनों के बीच चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताकायुची से फोन पर बातचीत की और देखिए यहां पर चर्चा भी हुई, बधाई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी उन्हें पदभार ग्रहण करने के बाद। आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग और प्रतिभा गतिशीलता पर भी चर्चा हुई है। शांति समृद्धि के लिए भारत जापान के बीच मजबूत संबंध आवश्यक हैं, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। शांति समृद्धि के लिए भारत जापान के बीच मजबूत संबंध होने जरूरी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा किया। जापानी पीएम साने ताकायुची के साथ फोन पर बातचीत की है, उन्हें बधाई दी है नए पदभार ग्रहण करने पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताकायुची को बधाई दी है। वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लक्ष्य पर भी चर्चा की गई है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सिविल लाइंस आवास पर जयपुर आवास पर प्रदेश एवं अलवर जिले से आए हुए कार्यकर्ताओं और आमजनों से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को अवगत भी कराया। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सिविल लाइंस आवास पर लोगों की समस्याएं सुनी उन्होंने। लोग पहुंचे हुए थे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर और इस दौरान देखिए बातचीत की, समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए गए हैं टीकाराम जूली की तरफ से। नेता प्रतिपक्ष ने कार्यकर्ताओं और आमजनों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनके त्वरित निस्तारण के आदेश भी यहां पर दिए गए हैं। अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है त्वरित समाधान के लिए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय आरटीयू में 8 करोड़ रुपए की लागत से बने स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने इसे युवाओं में रचनात्मकता और नेतृत्व विकसित करने का बड़ा कदम बताया। तो वहीं इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, विधायक संदीप शर्मा और कुलपति प्रोफेसर निमित चौधरी मौजूद रहे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि सेंटर छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ व्यक्तित्व निर्माण और सामाजिक जिम्मेदारी सिखाएगा। वहीं कार्यक्रम के बाद राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिक्षकों के साथ बैठक भी की। राज्यपाल ने कोटा स्थित राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में 8 करोड़ रुपए की लागत से बने स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का लोकार्पण किया और बोले युवाओं में रचनात्मकता और नेतृत्व गुण विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बुधवार को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय आरटीयू कोटा में निर्मित 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नवनिर्मित स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा और कुलगुरु प्रोफेसर निमित चौधरी सहित विश्वविद्यालय परिवार मौजूद रहा। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। भरतपुर के बयाना में पीड़ित परिवारों की गुहार पर भीम आर्मी ने एक सराहनीय कदम उठाया। प्रदेश महासचिव साहब सिंह और जिला अध्यक्ष प्रवीण कबीर ने पहले वादा किया था कि वे पीड़ित परिवारों को सहसम्मान उनके घर तक छोड़कर आएंगे। आज उन्होंने अपने वादे को पूरा करते हुए पूरी टीम के साथ गांव पहुंचकर सभी परिवारों को ससम्मान सम्मानपूर्वक उनके घरों तक छोड़ा। भीम आर्मी टीम ने उप जिला कलेक्टर, एडिशनल एसपी और सीईओ बयाना सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके साथ ही गांव में शांति और सुरक्षा के माहौल को बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात करने की भी अपील की गई है। भीम आर्मी का कहना है कि किसी भी समाज के व्यक्ति को बेघर नहीं होना चाहिए और गांव में दोनों ही समाज के लोग आपसी सौहार्द से रहें। संगठन ने प्रशासन से आग्रह किया है कि जमीन का मालिकाना हक जिससे है उसे न्यायपूर्वक दिलाया जाए। ये पहल न केवल इंसाफ की दिशा में एक सकारात्मक कदम है बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक भी है।
तो भीम आर्मी टीम ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस पूरे मामले को लेकर स्वाति, शांति और सुरक्षा के लिए पुलिस जाब्ता तैनात करने की भी अपील की गई है। बयाना में भीम आर्मी ने अपना वादा निभाया, पीड़ित परिवारों की सम्मान के साथ घर वापसी कराई है। कांकेर के जंगलवार कॉलेज में आज पुनर्वास से पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत 21 नक्सलियों के आत्मसमर्पण किए जाने के बाद सभी नक्सलियों को प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया के सामने लाया गया। इस दौरान बस्तर आईजी, कलेक्टर समेत कांकेर जिले में तैनात बीएसएफ के आला अधिकारी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस्तर आईजी ने कहा कि 21 नक्सलियों का आत्मसमर्पण एक महत्वपूर्ण घटना है, इससे नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। के सीआरपीएफ, एसएसबी, सभी हमारा सुरक्षा बल का और एसटीएफ का जो एसपी साहब और एसपी कोंडागांव और अन्य जो साथी अधिकारी उपस्थित है। आप सब लोग को विदित है जिस तरीके से विगत 2 वर्षों में बस्तर संभाग के अंतर्गत समस्त जिलों में माओवादियों के विरुद्ध में काफ़ी प्रभावी अभियान संचालित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा आउटकम काफ़ी सकारात्मक रहा है। यदि ये 2 साल की अवधि की बात करेगा, लगभग 450 से अधिक माओवादियों कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गए थे। खासतौर पर वर्ष 2025 में जो माओवादियों का टॉप लीडरशिप है, जिसमें सीपीएम माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी बसवराजू है, सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर, रामचंद्र रेड्डी, कोसा, इस प्रकार 4 पोलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग मुठभेड़ में। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की कॉमन रिव्यू मिशन टीम अगले महीने झुंझुनू जिले के निरीक्षण पर आएगी। टीम के आगमन से पहले सूचना केंद्र सभागार में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने की। सीएमएचओ डॉक्टर गुर्जर ने बताया कि सीआरएम टीम का दौरा नवंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। इस दौरान टीम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समेत अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जमीनी हकीकत की समीक्षा करेगी। उन्होंने बीसीएमओ, पीएमओ, उप जिला अस्पताल प्रभारी और सीएचसी प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट तैयार रखें और जहां अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है वहां तुरंत ही सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। बैठक में डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर बीएल सर्मा ने एनसीडी, एनपीसीडी, सीएस और आईएसडीपी कार्यक्रमों की समीक्षा भी की। सीआरएम टीम अगले महीने निरीक्षण पर आएगी, स्वास्थ्य सेवाओं राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी। सेंट्रल लेवल से हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर विजिट के लिए टीम आने वाली है। सीआरएम कॉमन रिव्यू मिशन के तहत केंद्रीय टीम आएगी और वो पूरे मेडिकल की फैसिलिटीज को यहाँ पे आकलन करेगी। राजस्थान में 2 जिलों के अंदर झुंझुनू और नागौर के अंदर ये टीम आने वाली है और 2 से 6 तारीख तक लगातार नवंबर में ये टीम रहेगी यहाँ पे और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लगातार विजिट करेगी। तो उसके आधार पे पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट 2 डिस्ट्रिक्ट हम करेंगे। तो हमने आज यहाँ पे सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की, पीएमओज की, बीसीएमओज की। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। वासुदेव देवनानी की पत्नी की तबीयत नासाज है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे एसएमएस अस्पताल। एसएमएस अस्पताल में चल रहा है इंदिरा देवी का इलाज। वासुदेव देवनानी की पत्नी की तबीयत नासाज है और इसके चलते उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर सभी नेता जो है पहुंच रहे हैं हालचाल जानने के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे एसएमएस अस्पताल और वहां पर जो है हालचाल जाना इंदिरा देवी का। फिलहाल इलाज जारी है, एसएमएस हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं एसएमएस अस्पताल हालचाल जानने के लिए, कुशलक्षेम पूछने के लिए। वासुदेव देवनानी की पत्नी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, नासाज है, जिसके चलते उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तमाम नेता कार्यकर्ता सभी पहुंच रहे हैं हालचाल जानने के लिए और मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं एसएमएस अस्पताल में उनकी पत्नी का हालचाल जानने के लिए, कुशलक्षेम जानने के लिए। वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें
एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका फिलहाल इलाज जारी है। डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। लगातार जो तमाम नेता हैं वो पहुंच रहे हैं कुशलक्षेम जानने के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं एसएमएस अस्पताल, जहां पर वासुदेव देवनानी से मिलकर उन्होंने इंदिरा देवी की कुशलक्षेम पूछी। सरदार शहर रेल विस्तार सेवा संघर्ष समिति ने उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक और बीकानेर क्षेत्रीय प्रबंधक को डूंगरगढ़ सादुलपुर राजगढ़ रेल लाइन विस्तार के लिए ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेता राजकुमार रणवा ने औद्योगिक, व्यापारिक लाभ और धार्मिक स्थलों की सुविधा पर चर्चा की। वहीं महाप्रबंधक ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। रणवा 15 दिन में रेल मंत्री से मुलाकात भी करेंगे। अजमेर में जिला बार एसोसिएशन के नेतृत्व में वकीलों ने आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। आपको बता दें कि अदालत परिसर के नए भवन में वकील समुदाय के बैठने के पर्याप्त स्थान नहीं होने के विरोध में आंदोलन किया। न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ आक्रोशित वकील समुदाय ने जोरदार नारेबाजी कर अदालत परिसर में कार्य बहिष्कार किया और जब तक नए भवन में बैठने के लिए उचित स्थान नहीं मिल जाता तब तक अपने आंदोलन को जारी रखने का भी ऐलान किया है। कोर्ट के नए परिसर भवन में वकीलों को बैठने के लिए चैम्बर नहीं देना आखिर वकील समुदाय को नागवार गुजरा है और उसी की परिणति ये रही कि अदालत में न्यायिक कार्य की बजाय वकील समुदाय आक्रोशित होकर आंदोलन की राह पर उतर गया। कैमरा पर्सन अशोक बंजारा दिखा रहे हैं इस वक्त ये न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश जो डीजे हैं उनका ऑफिस प्रमाइसिस है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वकील समुदाय है भारी संख्या में आक्रोशित है और अपनी जायज मांगों को पूरा करवाने के लिए आंदोलन की राह पर उतर चुका है। यहाँ पर देखें तो कई अधिवक्तागण जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार हम अंदर का रुख करते हैं, किस तरह की स्थितियाँ कार्यालय के बाहर जो मुख्य द्वार है उस पर बनी हुई है और लोगों का जो आक्रोश है वो किस तरह से यहाँ पर बरकरार है। वकील समुदाय का आक्रोश पूरी तरह से यहाँ बरकरार है। आप देख रहे हैं तो बड़ी संख्या में अधिवक्तागण इस अदालत परिसर के अंदर हैं और यहाँ पर देख रहे हैं आप कि किस तरीके से जो आक्रोश है वो अधिवक्ताओं का देखा जा रहा है। यहाँ पर हम बात करें तो देखिए सर पर काला कफन बांधे हुए अधिवक्ता जंग के मैदान में अपने हक की लड़ाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज हम कहना चाहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती वकील हड़ताल नहीं खत्म करेंगे। हमारी मांग यही है कि जो न्यू परिसर बना है उसके अंदर जितने भी वकील हैं सबके एक एक वकील के बैठने की समुचित व्यवस्था की जाए और जो भी सुविधा है सबको वकीलों को मिले, उसके बाद ही कोर्ट ट्रांसफर किया जाए। देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारे डीजे साहब जो 1600 वकीलों की आवाज़ को दबाने का कार्य कर रहे हैं, आज जो है नवीन भवन का जो शिलान्यास का पहले कार्यक्रम हो चुका था उसका दोबारा कार्यक्रम इन्होंने मांड दिया है, जबकि इस प्रकार वकीलों की वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, चैम्बरों की कोई वकीलों के लिए व्यवस्था नहीं है, ना बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही डीजे साहब से कल जब संवाद किया तो उन्होंने कहा कि ना वहाँ पर आप टेबल लगा सकते हो, ना नाम लिख सकते हो और भवन की सुंदरता भी आप खराब नहीं कर सकते। तो न्याय के दो पहलू हैं, वकील कहाँ जाएगा? वकील दर दर भटक रहा है और डीजे साहब सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं युवा वकीलों में काफ़ी आक्रोश है और वो डीजे हाई हाई के नारे भी लगा रहे हैं। आज इसी आक्रोश को देखते हुए नवीन न्यायालय भवन के यहाँ पर जो शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया था जिसके लिए सजावट हुई थी उस सब टेंट को उखाड़ दिया गया है, वहाँ पे टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया है और सारे अधिवक्ताओं में ये रोष है कि जब तक वकीलों को समुचित व्यवस्था नहीं प्राप्त हो बैठने की तब तक कोई भी न्यायालय शिफ्ट नहीं किया जाए। और ये अपनी हठधर्मिता पे लगे हुए हैं कि कैसे भी करके न्यायालय शिफ्ट कर लें और वकील दर दर की ठोकरें खाता रहे। इसलिए हम इसको विरोध करते हैं। सारा अधिवक्ता समुदाय में रोष है, काफ़ी विरोध है और हम ये चाहते हैं कि सबको सम्मानपूर्वक जगह मिले। यहाँ पे महिला अधिवक्ता भी खड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आक्रोश की वजह क्या है? आक्रोश की मूल वजह है कि जो हमें बैठने की समुचित व्यवस्था है ना वो अभी तक नहीं हुई है और ये आक्रोश निरंतर जारी रहेगा जब तक हमारे बैठने की व्यवस्था नहीं कर देते डीजे साहब। तो देखिए आक्रोश की वजह भी सामने आई और आक्रोश की जो मंजिल है वो भी बताई जा रही है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती किसी भी सूरत में जो अधिवक्तागण हैं वो नहीं आ पाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे मसले को लेकर?
मेरा जब तक यही है कि हमारे जो 1600 वकील हैं इनके बैठने की व्यवस्था करें, इनको चैम्बर अलॉटमेंट और बैठने की क्या व्यवस्था रहेगी, इनकी मूलभूत सुविधाएं क्या रहेगी, और अधिवक्ताओं को और कोर्टों को एक साथ ही जब तक बैठने की व्यवस्था नहीं हो तब तक शिफ्ट नहीं करे, ऐसी हमारी मांग है। कैमरा पर्सन अशोक बंजारा के साथ कौशल जैन। पुष्कर के पास डूंगरिया कला गांव में बुधवार सुबह नंदाराम मेघवाल का शव खेत के पास संदिग्ध हालत में मिला। मंगलवार को ही उन्होंने पुष्कर थाने में पत्नी बच्चों के खिलाफ पारिवारिक विवाद की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। भीड़ जमा हो गई, हत्या की आशंका जताई गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं गांव में तनाव का माहौल है, न्याय की मांग लगातार की जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। दरियावद में सहस्त्रबाहु अर्जुन जयंती के अवसर पर कलाल समाज ने रावलाबाग से बैंड बाजे और जयकारों के साथ मुख्य मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली। पुराना बस स्टैंड पर विभिन्न दलों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं जुलूस में युवक युवतियां, महिलाएं और वरिष्ठ जन शामिल हुए, जबकि महिलाओं युवतियों ने जमकर नृत्य किया। समाज की वाटिका में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं, खेल में प्रथम आने वालों, राज्य की सेवाओं में उत्कृष्ट कर्मियों और सक्रिय महिलाओं को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। वहीं वरिष्ठ जनों ने सहस्त्रबाहु अर्जुन की जीवनी पर प्रकाश डाला और युवाओं को उच्च शिक्षा और समाज सेवा का संदेश भी दिया। वहीं कार्यक्रम में गणमान्य नागरिक, महिलाएं, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। पुलिस जाब्ता मुस्तैदी से तैनात रहा। जयंती पर कलाल समाज का भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर करीब 5 साल बाद फिर से पुलिस लाइन रेलवे फाटक पर पुलिया का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इससे पहले इस पुलिया का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था, लेकिन 2 साल काम चलने के बाद बजट की कमी के कारण बंद हो गया था। विधायक राजेंद्र भांबू ने उपचुनावों में वादा किया था कि वे अधूरे पड़े हुए पुलिया के निर्माण कार्य को शुरू करवाएंगे, जिसे पूरा करते हुए भूमि पूजन के साथ फिर से काम शुरू किया गया। विधायक राजेंद्र भांबू ने पूजा अर्चना में हिस्सा लिया और कहा कि करीब 52 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन पुलिया 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। मुख्यालय पर आज कई दिनों से अर्थात कई सालों से, लगभग पिछले 6 साल से पुलिया का काम लंबित था। पिछली सरकारों की उदासीनता के कारण से किसी ने इसकी सुध-बूध नहीं ली। आज का दिन झुंझुनू जिले के लिए माने बड़ा ऐतिहासिक दिन है। बहुत काफी इंतजार के बाद हमारे यशस्वी मंत्री मुख्यमंत्री भजन लाल जी के कार्यक्रमों द्वारा आज हमारे झुंझुनू को ये सौगात मिली है, जिससे सालों साल से दुनिया परेशान थी। या आए दिन यहाँ जाम लगते थे और यातायात में बड़ी असुविधा होती थी। तो आज ये पुलिया का जो शुभारंभ हुआ है, भूमि पूजन हुआ है, इससे झुंझुनू की जनता में बड़ा उत्साह है और बड़ी राहत महसूस। ये 4 लेन रोड था, तो ये चूंकि 4 लेन का ये आरोग्य बनना है, इसमें 51.88 करोड़ जो है रिवाइज होकर सैंक्शन हुआ है। तो इसमें से हमने इनको जो है कि कोई नई दोबारा पुराना वाला काम था रुक गया था फंडिंग की वजह से। नाउ अब दोबारा जो है वापस इसको फंडिंग के लिए जो है व्यवस्था हो रही है और जो है नया वर्क ऑर्डर कर दिया है। अभी इसकी डेट ऑफ स्टार्ट 28/7/2025 है और कंप्लीशन डेट 27 जनवरी 2027 है। 50% आएगा, 50 रेलवे का होगा, 50 स्टेट गवर्नमेंट का होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर, 20 विशेष योगजनों को तिपहिया स्कूटी वितरित की गई है। मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने वितरित की है स्कूटी। महिला छात्रावास गांधी नगर में आयोजित हुआ है ये कार्यक्रम। सराफ ने लाभार्थियों को माला पहनाई और हेलमेट पहनाकर रवाना किया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, तिपहिया स्कूटी का यहाँ पर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। टोंक के निवाई से खबर, जहां बजरी से भरे ट्रेलर ने महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इसकी सूचना पर निवाई पुलिस मौके पर पहुंची। बजरी से भरे ट्रेलर को जब्त कर लिया गया। NH 52 पर होटल रॉयल पैलेस के सामने हादसा हुआ है।
बढ़ेंगे आगे। सुरोही के पालोड़ी एम से खबर आपको बता रहे हैं। मोरली गांव निवासी राणाराम की उपचार के दौरान मौत के मामले में 75 घंटे बाद सहमति बन गई। मोतीलाल के नेतृत्व में परिजनों ने डीएसपी पुष्पेंद्र वर्मा और थानाधिकारी फगलूराम से बातचीत की। बदमाशों की गिरफ्तारी और उचित मुआवजे की मांग पर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। 13 अगस्त को पारिवारिक मारपीट, 26 अक्टूबर को मौत, 27 अक्टूबर को जोधपुर एम्स में पोस्टमार्टम, 2 दिन मोर्चरी में शव रखा गया। पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर परिजनों को सौंपा है। और अब खबर भरतपुर के रुदावल से है, जहां रुदावल क्षेत्र में चोरों की गैंग एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। नहाते हुए व्यक्ति की चोरों ने चुराई बाइक, पीड़ित ने दी पुलिस को इसकी सूचना। पुलिस अब बाइक चोरों की तलाश में जुटी हुई है। सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने खेतों की तरफ कुएं पे नहाने गया था और वहाँ मैंने अपनी बाइक कुएं के पास में नज़दीक में खड़ी करके और खेत को देखने गया था कि सरसों उगी कि नहीं उगी। इतने में मैं देख रहा हूँ मेरे सामने ही करीब 100 मीटर दूरी थी तो एक चोर आया और वो अपनी बाइक को वहाँ खड़ा करके मेरी बाइक में चाबी लगी हुई थी, ऑन स्पॉट वो उठाकर और रुब्बास की रोड की तरफ, बंसी पहाड़ से रुब्बास की रोड की तरफ ले गया। मैंने उसका पीछा भी किया बिरुआ मोड़ तक, लेकिन वो थोड़ा सा दिखाई दिया, उसके बाद मुझे दिखाई नहीं दिया और उसकी बाइक में ले आया हूँ। अब इसको थाने में जमा कराने जा रहा हूँ। ऑनलाइन मैंने रिपोर्ट दर्ज करा दी है और थानेदार साहब ने कहा